जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मणिपुर में सेना को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। सर्च के दौरान मिला सबसे बड़े पैमाने पर तबाही और मौत का सामान दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे विक्रम सिंघे की पार्टी ने पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का किया स्वागत। तो वहीं पश्चिम बंगाल में फिर सुलगा धार्मिक हिंसा, इंटरनेट बंद, 63 लोग गिरफ्तार। बीजेपी डेलीगेशन को पुलिस ने रोका दोस्तों। साथ ही साथ नेपाल में भारी बवाल, सड़क पर सेना। और थाईलैंड में पीएम ओली दोस्तों। साथ ही साथ अब व्लादिमीर पुतिन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप तेल पर टैरिफ लगाने की दे डाली बड़ी धमकी। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की अहम बैठक, घटक दलों ने अमित शाह जी को बंद लिफाफे में सौंप दी दावे वाली सीटों की लिस्ट दोस्तों। तो वहीं ₹5 लाख तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड देगी मोदी सरकार। इन लोगों को मिलेगा बम्पर फायदा। एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मणिपुर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च के दौरान मिला बड़े पैमाने पर तबाही और मौत का सामान दोस्तों। रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय सेना और असम राइफल्स ने 26 मार्च से 29 मार्च के बीच मणिपुर के कांग गोप की टनोगपाल, चंदेल, सेनापति, जीरीबाम और बिष्णुपुर जिले में चलाए गए ऑपरेशंस में बड़ी कामयाबी मिली है। सेना के अभियान में 29 हथियार, इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस, ग्रेनेड, गोला बारूद और अन्य युद्ध संबंधित सामान बरामद किए गए हैं। यह अभियान मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के समन्वय में चलाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कांग पोकपी जिले के एनपी खोलेन क्षेत्र में हथियारों और गोला बारूद की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने 26 मार्च 2025 को एक संयुक्त अभियान चलाया और कई विनाशक हथियार बरामद किए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां विक्रम सिंघे की पार्टी ने पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का किया स्वागत दोस्तों। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस हफ्ते प्रस्तावित यात्रा का स्वागत किया। पीएम मोदी 4 अप्रैल को 2 दिनों के लिए श्रीलंका यात्रा करने वाले हैं। यूएनपी ने एक बयान में कहा कि ये यात्रा हमारे दो महान राष्ट्रों के बीच शाश्वत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूएनपी ने कहा कि ये यात्रा जुलाई 2023 में अपनाए गए भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन को मजबूत करने का अवसर प्रस्तुत करती है। यूएनपी ने याद दिलाया कि श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत की तरफ से दी गई $4 अरब की सहायता हमारी मित्रता की गहराई का प्रमाण थी। विदेश मंत्री विजिता हेरात ने कहा कि श्रीलंका के पूर्वोत्तर मन्नार व भारत के दक्षिणी क्षेत्र के बीच समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से विद्युत ग्रिड एकीकरण पर समझौता ज्ञापन यात्रा के दौरान किए जाने वाले द्विपक्षीय समझौते में से एक होगा। ये 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी की चौथी श्रीलंका यात्रा होगी। उन्होंने आखिरी बार जून 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। यूएनपी नेता रानिल विक्रम सिंघे मोदी के पिछले दौरों के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी। आप लोग कहना मत भूलिएगा कमेंट में दोस्तों, और सामने लाइक का बटन अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी जी इस यात्रा में भी भारत के लिए झंडा गाड़ कर आएंगे, तो सामने लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में फिर सुलगा धार्मिक हिंसा, इंटरनेट हुआ बंद, 63 गिरफ्तार। बीजेपी डेलीगेशन को पुलिस ने जाने से रोक दिया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में बृहस्पतिवार को 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। राज्य पुलिस ने इस मामले में अब तक 63 लोगों को अरेस्ट किया है। फिलहाल हालात काबू में है, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं विपक्षी पार्टी इसको लेकर टीएमसी सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के एक डेलीगेशन को रविवार घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर इंग्लिश बाजार में ही पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मोथाबाड़ी में हालात अब सामान्य है। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू सहित प्रतिनिधिमंडल को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद पार्टी नेताओं और समर्थकों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। भाजपा वर्कर्स सदुल्लापुर इलाके में लगाए गए लोहे के बैरिकेड को पार कर गए और दूसरी जगह पर लगाए गए अवरोधकों के पास रोके जाने के बाद सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। एक अफसर ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और लकड़ी की तख्तियों से बने दूसरे बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें की है। भाजपा नेता ने सवाल किया है दोस्तों कि पुलिस ग्रामीणों को रामनवमी की पूजा न करने का निर्देश कैसे दे सकती है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। मैंने लोगों से बिना किसी डर के रामनवमी मनाने को कहा है। इससे पहले ग्रामीणों ने मजूमदार और अन्य भाजपा नेताओं को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए मोथाबाड़ी से कम 10 किलोमीटर पहले रोक लिया था। ऐसे में अब इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी गई है दोस्तों। वहां पर 63 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, यानी आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा शुरू हो चुकी है और ये ममता बनर्जी का हर बार का है दोस्तों। इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ बता दें, नेपाल में बवाल, सड़क पर सेना, तो उधर थाईलैंड जाने की तैयारी में पीएम ओली दोस्तों।
दोस्तों, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना की तैनाती कर दी है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूकंप प्रभावित बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। पीएम ओली का पदभार संभालने के बाद ये थाईलैंड का पहला दौरा होगा। ओली मंगलवार को थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ओली अपने थाई समकक्ष पेंतोगरतान शिनावात्रा के निमंत्रण पर थाईलैंड की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। थाईलैंड 1 से 5 अप्रैल तक बिम्स्टेक यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के छठे शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा। तो इसी बीच काठमांडू जिला न्यायालय ने तोड़फोड़ की घटना की जांच के लिए राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं सहित 41 लोगों को 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच नेपाल अकेडमी के पूर्व कुलपति जगमन गुरुंग को राजशाही बहाली आंदोलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अब व्लादिमीर पुतिन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप तेल पर टैरिफ लगाने की दे डाली धमकी। कह दिया सीज फायर नहीं होने के लिए रशिया जिम्मेदार। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर सीज फायर समझौते में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उन्हें लगता है कि रशिया सीज फायर की कोशिशों में बाधा डाल रहा है तो वह रूसी तेल पर 25 से 50% तक सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। बताया जा रहा है कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व की विश्वसनीयता की आलोचना की तो ट्रंप नाराज हो गए और कहा कि उनकी टिप्पणियां सही दिशा में नहीं जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह एनबीसी न्यूज के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि अगर मैं और रशिया यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए कोई समझौता नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है कि ये रूस की गलती है। अगर मुझे लगता है कि ये रशिया की गलती थी तो मैं रूस से आने वाले सभी तेल पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। ट्रंप ने कहा अगर आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो आप अमेरिका में कारोबार नहीं कर सकते और सभी तेल पर 25% टैरिफ लगा देंगे, जो सभी तेल पर 25 से 50 पॉइंट टैरिफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीज फायर नहीं होता है तो वो इसको 1 महीने के अंदर लागू कर देंगे। वो आने वाले हफ्ते में पुतिन से बात करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भारत को भी इससे नुकसान होगा। क्या वाकई में नुकसान होगा? बता दें, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण के मुताबिक रूसी कच्चे तेल के शीर्ष आयातकों में भारत, चीन, तुर्की और ब्राजील शामिल है। यदि ट्रंप द्वितीयक यानी सेकेंडरी टैरिफ के साथ आगे बढ़ते हैं जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला पर धमकी दी है तो ये देश अतिरिक्त शुल्कों का खामियाजा भुगत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बड़ी धमकी देने के बावजूद भी नहीं माने व्लादिमीर पुतिन। आखिर यूक्रेन के इस शहर पर कर ही दिया ड्रोन से बड़ा हमला जिसमें 2 लोगों की हो गई मौत, कईयों को कर दिया घायल। दोस्तों, यूक्रेन की सरकार के मुताबिक रूसी सेनाएं कीव पर दबाव बढ़ाने और सीज फायर मीटिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आने वाले हफ्तों में एक नया हमला करने की तैयारी कर रही है। यूक्रेन के दावों से ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी ड्रोन ने शनिवार यानी 29 मार्च देर रात खार्किव में एक सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, अपार्टमेंट ब्लॉक और अन्य इमारतों पर हमला किया। इस हमले से 2 लोगों की मौत और 35 के घायल होने की खबर सामने आई है। दोस्तों, वाकई में बहुत ही जिद भरा खबर है दोस्तों ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के लिए। साथ ही साथ बता दें, मोहम्मद यूनुस का भ्रष्टाचार विरोधी संकल्प टूटा, मुहिम पर उठने लगे सवाल, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। जी हां, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का भ्रष्टाचार विरोधी संकल्प टूट गया है। अपने कार्यकाल के केवल 7 महीनों में ही वो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने बड़े वादों से पीछे हटने लगे हैं। इससे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठने लगे हैं। एक लेख के मुताबिक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभालने के बाद भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई और इसे अपनी प्राथमिकता बताया था। उन्होंने कहा था कि उनका मिशन बांग्लादेश का पुनर्निर्माण करना है जिसमें सरकार की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना और जवाबदेही लाना शामिल है। हालांकि यूनुस और उनके सलाहकारों पर उन प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है जो उनके वादों के विपरीत है। दोस्तों, एक बांग्लादेशी अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस के कई सलाहकार सार्वजनिक सेवा के लिए निर्धारित वाहनों का निजी उपयोग कर रहे हैं, जबकि नियम ये कहते हैं कि ये सलाहकार के पास सिर्फ एक वाहन हो सकता है। करदाताओं द्वारा वित्त पोषित संसाधनों के इस दुरुपयोग ने लोगों में आक्रोश को जन्म दे दिया है। दोस्तों, जिस प्रकार से ऐसी बड़ी खबरें आ रही है बांग्लादेश से, लोग आज भी ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिल गया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या मोहम्मद यूनुस कहीं से कहीं तक आपको लगते हैं कि वो नोबेल पुरस्कार विजेता होने चाहिए? मतलब उनको अवार्ड जो मिला है दोस्तों, वाकई में इस पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। अब आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, बांग्लादेश ने नदियों के मैनेजमेंट पर चीन से मांगा है 50 सालों का मास्टर प्लान। मोहम्मद यूनुस के पानी प्लान से भारत को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी बता दें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश की नदियों के प्रबंधन के लिए 50 सालों का मास्टर प्लान मांगा है। मोहम्मद यूनुस के इस प्रस्ताव से
साफ हो गया है कि नए बांग्लादेश को भारत की नेशनल सिक्योरिटी और चिंताओं में कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद यूनुस का ये अनुरोध उस फैसले के बाद आया है जिसमें चाइना ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर एक विशाल जल विद्युत बांध बनाने जा रहा है। चाइना का ये जल विद्युत बांध न सिर्फ भारत के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी चिंताएं पैदा करता है, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की चिंताओं को ताक पर रख दिया है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस 26 से 29 मार्च तक के लिए चीन के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की थी। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस का चीन से वाटर मैनेजमेंट मास्टर प्लान मांगना भारत को परेशान कर सकता है। ये न सिर्फ भारत की जल सुरक्षा को प्रभावित करता है बल्कि चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ने वाली नजदीकियों को लेकर भी आगाह करता है। पिछले साल दिसंबर में ही चाइना ने यारलुंग जंगबो नदी की निचली पहुंच पर हाइड्रो पावर बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी। ये प्रोजेक्ट 137 बिलियन डॉलर की लागत का है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं मिलेगा आइलैंड, पुतिन ने ट्रंप को दे दी थी कब्जा करने की खुली छूट। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब देते हुए ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक निल्सन ने रविवार को कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए यह भी कहा कि ट्रंप विशाल आर्कटिक देश में कंट्रोल करना चाहते हैं। निल्सन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को वो नहीं मिलेगा, हम किसी और के नहीं है, हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। बीते दिनों रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं तो रशिया इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की योजनाएं गंभीर है, जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है तो ये दो देशों के बीच का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस आर्कटिक इलाके को अमेरिका का हिस्सा बताया था, जो फिलहाल डेनमार्क के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ बता दें, उत्तर कोरिया की आसमानी आंख ने उड़ाई अमेरिका की नींद। क्या है भारत से इसका कनेक्शन? दोस्तों, उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर लिया है। दरअसल हाल ही में जारी किए गए वीडियो में खुलासा हुआ है कि किम जोंग उन के पास अब आसमानी आंख यानी हवाई चेतावनी और नियंत्रण AEW&C विमान है, यानी अवैक्स भी कहा जाता है इसको। ये एक तरह का एयरबोर्न रडार सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहले से ही पहचान सकता है। ये वही तकनीक है जिसे भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब किम जोंग उन की अगुवाई में उत्तर कोरिया ने इसे अपनाया है और इसके साथ ही उसने अपनी वायु सेना और सैन्य ताकत को एक नई दिशा दे दी है। दोस्तों, उत्तर कोरिया के पास अब एक अत्याधुनिक AEW&C विमान है जो पूरे क्षेत्र में 360 डिग्री निगरानी रख सकता है। ये तकनीक रशिया और चाइना जैसे देशों के पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अब उत्तर कोरिया ने इसे हासिल कर लिया है। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इजराइल कर रहा बमों की बरसात, फिर भी फलस्तीनियों ने बिना डरे मस्जिद में अदा की ईद उल फितर की नमाज। जी हाँ, गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद इजरायली सेना ने तबाही मचा दी है। पिछले करीब एक हफ्ते में 600 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके फलस्तीनी नागरिकों ने ईद उल फितर की नमाज अदा करने का हौसला दिखाया। फलस्तीनी पत्रकार और गाजा के पूर्व निवासी मंसूर चौमन ने अल जजीरा को बताया है कि इजरायली बमबारी के बावजूद कई लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने से पीछे नहीं हटे। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ईद उल फितर के पहले दिन इजरायली हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल है। इजराइल के हमलों को देखते हुए हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मिस्र और कतर के मध्यस्थता प्रयासों के तहत हमास ने यह निर्णय लिया, लेकिन इजराइल ने अमेरिका के साथ एक अलग युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक युद्ध विराम तभी संभव है जब हमास अपने हथियार डाल दे, गाजा से अपने नेता निर्वासित कर दे, गाजा की सुरक्षा इजराइल को सौंप दे। इजराइल ने गाजा में फलस्तीनियों के पुनर्वास की योजना को भी आगे बढ़ाने का इरादा जताया, जिसे स्वैच्छिक आप्रवासन कहा गया है। अगली खबर बता दें, राष्ट्रपति पुतिन की लग्जरी कार में बड़ा धमाका, मॉस्को में FSB मुख्यालय के पास हुआ यह हादसा। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महंगी लेमोजिन कार में भयानक धमाका हो गया, जिससे कार में आग लग गई। ये घटना मॉस्को के लुबियंका क्षेत्र में हुई, जहां रशिया की सुरक्षा एजेंसी FSB का मुख्यालय स्थित है। इस घटना ने पुतिन की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी है और क्रेमलिन यानी रूसी सरकार के भीतर आंतरिक खतरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग सबसे पहले कार के इंजन से निकली और धीरे धीरे पूरे वाहन में फैल गई। ऐसे में माना जा रहा है दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन को मारने की ये सबसे बड़ी कोशिश की जा रही होगी। हालांकि जांच पड़ताल जारी है, जैसे ही कोई जानकारी आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बता दें, समझौता करो या फिर भीषण बमबारी के लिए तैयार रहो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये कहते हुए दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो नए परमाणु समझौते
पर सहमत नहीं होता है तो उसे बमबारी और आर्थिक दबाव सहित गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ने के बीच ट्रंप की यह टिप्पणी आई है। दोस्तों, दरअसल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में पुष्टि की है कि ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया है, लेकिन ओमान के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत की संभावना को खुला रखा है। यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को बातचीत का आग्रह करने वाले पत्र के बाद आई है। खामेनेई ने पहले ही कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं होने वाला है, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरान दबाव में बातचीत से इनकार कर सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, शीत युद्ध के बंकरों को एक्टिवेट क्यों कर रहा है ये देश, क्या दुनिया पर मंडरा रहा नए युद्ध का खतरा। दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान लगभग पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर बंकरों का निर्माण किया गया था। इनमें से कुछ बंकरों को नाजी जर्मनी और उसके समर्थक देशों ने बनाया था, जबकि बाकी को विरोधी मित्र राष्ट्रों ने। जी हाँ, हालांकि अब इन्हीं मित्र राष्ट्रों में से एक शीत युद्ध के समय के बंकरों को फिर से एक्टिवेट कर रहा है। इन बंकरों की सफाई की जा रही है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या यूरोप फिर से किसी नए युद्ध में फंसने वाला है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर के साथ नॉर्वे की निकटता ने कई सैन्य बंकरों का निर्माण किया। उनमें से कुछ विमानों और जहाजों के लिए विशाल गुप्त ठिकाने थे। अब रशिया के साथ तनाव ने बंकरों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हर साल सैकड़ों हजारों की संख्या में पर्यटक उत्तरी नॉर्वे आते हैं, लेकिन यहाँ की इस गुप्त दुनिया को कभी देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ की पहाड़ी गुफाओं में जेट फाइटर और परमाणु पनडुब्बियां छिपी हुई हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, तालिबान की शरिया पर दो टुक अंकुर जादा ने कहा अफगानिस्तान को पश्चिमी कानूनों की आवश्यकता नहीं। जी हाँ, तालिबान के एक नेता ने रविवार को कहा है कि अफगानिस्तान में पश्चिमी कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है। हिबातुल्लाह अंखुदजादा ने दक्षिणी शहर कंधार की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज के बाद एक उपदेश में यह टिप्पणी की। अंखुदजादा के संदेश का 50 मिनट का वीडियो तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद द्वारा एक्स पर साझा किया गया। शरिया कानूनों के तहत इसके महत्व को रेखांकित करते हुए अंखुदजादा ने कहा कि पश्चिमी देशों से जुड़े कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने कानून खुद बनाएंगे। शरिया कानून का हवाला देते हुए तालिबान ने अफगान महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के कदमों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को अलग थलग कर दिया है। साथ ही साथ बता दें, नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की अहम बैठक, घटक दलों ने अमित शाह जी को बंद लिफाफे में सौंप दी दावे वाली सीटों की लिस्ट। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सीएम आवास पर एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ सभी घटक दलों के नेताओं ने भाग लिया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में घटक दलों ने अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट बंद लिफाफे में सौंप दी। अब बीजेपी इन दावे वाली सीटों को लेकर अपने स्तर से काम करेंगी। बीजेपी देखेगी कि जमीनी स्तर पर घटक दल जिन सीटों पर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एनडीए में सीट बंटवारे के पहले ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी घटक दल के नेताओं को दूसरे सहयोगी दलों की तरफ से दावा किए जाने वाली सीट की जानकारी नहीं दी गई है। इस बैठक का एजेंडा पहले से तय था। सभी दलों के नेता अपने साथ दावे वाली लिस्ट की सीटों की लिस्ट लेकर आए थे। जी हाँ, अमित शाह जी की मौजूदगी में एनडीए की एकजुटता और जीत के संकल्प को दोहराया गया। बैठक की औपचारिकता पूरी करने के बाद अमित शाह जी सीएम आवास से रवाना हो गए। अब बीजेपी घटक दलों के दावे वाली सीटों पर मंथन करेगी और जल्द ही सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या निजी राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कौन इस बार मारेगा बाजी और एनडीए में दोस्तों क्या बीजेपी इस बार अच्छा बहुमत ला पाएगी या नहीं, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, अमित शाह जी का गोपालगंज में शंखनाद, कहा लालू ने परिवार को सेट किया, नीतीश मोदी ने विकास की राह दिखाई। जी हाँ, अमित शाह जी ने कहा कि लालू प्रसाद ने दो काम किए हैं, एक घोटाला किया और दूसरा अपने परिवार के लोगों को सेट किया। कहा कि लालू के दोनों बेटे पहले मंत्री बने और फिर सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी सांसद है तो दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया गया। इससे पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। राबड़ी देवी के दोनों भाई मंत्री बने और भाभी को भी नेता बनाया गया। लालू के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार को सेट कर दिया, लेकिन बिहार के युवाओं को सेट नहीं किया। ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब भी मोदी जी बिहार में वोट मांगने आए तब बिहार की जनता उनकी झोली कमल के फूल से भर दिया। मोदी जी ने 10 साल में उतना काम कर दिया जितना कांग्रेस और अन्य दलों ने इतने दिनों में नहीं किया। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, कर्नाटक में बीजेपी को लग सकता है क्या तगड़ा झटका। बागी नेता ने हिंदू पार्टी बनाने का दे दिया संकेत। दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में बड़ा मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा से निष्कासित विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने रविवार को संकेत दिया है कि अगर बीजेपी वीवाई विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखती है तो और उनके पिता बीएस येदियुरप्पा की परिवारवाद की राजनीति का समर्थन जारी रखती है तो वे एक नई हिंदू पार्टी बनाने पर विचार कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके यतन लाल ने स्पष्ट कर दिया है
है कि वे भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि वे अब भी इसे अपनी मां मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए कहा कि वे और उनके सहयोगी जनता की राय लेंगे कि क्या कर्नाटक में एक नई हिंदू पार्टी की आवश्यकता है। साथ ही साथ बता दें, सीएम योगी जी ने दी ईद की मुबारकबाद, कहा सभी को लेना चाहिए सामाजिक सौहार्द मजबूत करने का संकल्प। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बधाई संदेश जारी करके प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी को सामाजिक सौहार्द सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। सीएम द्वारा जारी बधाई संदेश के मुताबिक सीएम ने ईद उल फितर के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। ये पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। साथ ही साथ दोस्तों, 5 लाख तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड देगी मोदी सरकार। इन लोगों को मिलेगा सिर्फ फायदा। दरअसल नए फाइनेंशियल ईयर में कई ऐसे नियम लागू होंगे जो बजट में लागू हुए थे। बीते 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किसानों के हित में कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें से एक ऐलान किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड एक बैंकिंग उत्पाद है जो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी कृषि वस्तुएं खरीदने में मददगार है। इसके साथ ही फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती क्रेडिट प्रदान करता है। 2019 में केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी जरूर बताएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, लगे हाथ तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।